हेलो फ्रेंड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से दो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। सर यहाँ पे कौन सा स्टेट है? गुजरात है। तो गुजरात से 2 घंटा पहले यहाँ पे मॉर्निंग क्यों हो जाता है? कहने के मतलब यहाँ पे मान के चलिए 7 बजे मॉर्निंग सुबह होता है और यहाँ पे कितना बजे हो जाएगा? 5 बजे ही हो जाता है। तो क्यों होता है? इससे 2 घंटा पहले यहाँ पे मॉर्निंग क्यों होता है? और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि पूरा भारत में क्या दिन और रात की जो अवधि होती है, कहने के मतलब हम लोग ये जानते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। तो क्या पूरा भारत में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है? अगर होता होगा तो यस लिखिए, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता इसका रीजन भी लिखिएगा। अगर आप नहीं जानते होंगे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो ये वीडियो में बने रहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारा ज्योग्राफी का जो टर्म होता है वो इस वीडियो में आप समझिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस ज्योग्राफी का जो टर्म है उसको समझना होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसको हम लोग मैप के थ्रू से समझेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा ग्लोब का तो ग्लोब से भी हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए पहला नंबर टॉपिक क्या है कि भारत आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति समझते हैं। स्थिति मतलब होता क्या? देखिए चैप्टर का मतलब क्या हुआ? भारत मतलब आप लोग जानते हैं कि भारत के बारे में पढ़ना है, और भारत का आकार, आकार मतलब भारत कैसा है, कितना बड़ा है, ये पढ़ना है। उसके बाद स्थिति, स्थिति क्या होता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत स्थित कहाँ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसको आप जानते हैं क्या है? ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब मतलब क्या होता है कि भारत का फोटोकॉपी, भारत का फोटोकॉपी नहीं, पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी, पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी है। और इस पूरा वर्ल्ड में भारत कौन सा प्लेस पे है, कहाँ पे स्थित है, वही स्थिति को पता करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो आप लोग जब बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता होगा कि भारत जो है से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बहुत कोई तो समझ जाते होंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है। अगर नहीं समझते होंगे तो यहाँ पे ठीक से देखिए, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत कहाँ स्थित है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। ग्लोब, ग्लोब देखिए इसी को बोला जाता है ग्लोब। ये क्या है? ये पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी है, मतलब पूरा वर्ल्ड को इसी में क्या किया गया है, सजाया गया है छोटा रूप में। तो इसी को ग्लोब बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे भारत तो हम देख लिए, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड पे दिखाते हैं कि भारत कहाँ पे है स्थित। तो देखियो भारत को कहाँ खोजने से पहले हमको 2 चीज का ज्ञान होना चाहिए। पहला अक्षांश रेखा का और दूसरा देशांतर रेखा का। तो अक्षांश रेखा किसे बोला जाता है? जो ये बड़ी लाइन होती है उसी को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जो होता है वो कहाँ से पास करता है? इस सबसे मिडिल से पास करता है, मतलब ये मध्य से पास करता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है जानते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों रखा गया कि देखिए पूरा भूमि के मध्य से पास करता है। मध्य मतलब क्या हुआ कि पूरा मिडिल में पास करता है। जब पूरा मध्य में पास करेगा तो ग्लोब को कितना भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांटेगा। इधर जो होता है क्या होता है? नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। तो ये पूरा गोला का मिडिल में पास हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और ये गोला को कितना पार्ट में बांट दिया? आधा आधा पार्ट में बांट दिया। हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। तो ऊपरी को क्या बोलेगा? ऊपर वाला के भी ये गोला का आधा हो गया, मतलब गोलार्ध हो गया, और ये भी गोलार्ध हो गया। अब दोनों गोलार्ध हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर के साइड है। देखिए आप एक चीज़ का कंफ्यूजन अपने माइंड से हटा लीजिए कि देखिए जब भी आप कॉपी में लिखिएगा तो ये ऊपर का साइड क्या होता है? उत्तर, और नीचे के साइड क्या होता है? दक्षिण, और राइट साइड क्या होता है? पूरब, और ये वेस्ट साइड क्या होता है? पश्चिम, मतलब इधर पश्चिम होता है। तो इसमें देखिए ये कौन सा साइड हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। लेकिन हम लोग तो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य से पास हुआ है इसीलिए बोला जाता है भूमध्य रेखा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में इसका क्या नाम पड़ा है? तो ज्योग्राफी में इसका नाम पड़ा है विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा पड़ा है नाम, और ये कितना डिग्री पे है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, या विषुवत रेखा बोला जाता है, या भूमध्य रेखा बोला जाता है, या एक इस इंग्लिश में इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है इक्वेटर, लेकिन हम लोग को हिंदी का नाम पता रखना है कि विषुवत रेखा। तो इसी तरह का बहुत सारे क्या खींची गई है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है। जैसे यहाँ 0 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ तक होते होते 90 अक्षांश रेखा ऊपर खींचा गया है और 90 अक्षांश रेखा नीचे खींचा गया है। तो ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा। अब हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जो है सो कौन सा है, एक 0 डिग्री है, इसके अलावा कौन सा है 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है और 90 डिग्री है। 90 डिग्री उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 23.5 डिग्री क्यों ही इंपॉर्टेंट है और 66.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसका भी आंसर आप जानते होंगे तो जरूर बताइएगा, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए भारत का जो ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब, ये पूरा एक्सिस में सीधा नहीं है। देखिए सीधा रहता तो कैसा रहता, ऐसा रहता, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, मुड़ा हुआ है। तो जो मुड़ा हुआ है तो देखिए यहाँ से जो एंगल बनता है, एक्सिस से जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एंगल बनता है कितना 23 हाफ, मतलब 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। और अर्थ का सतह से कितना का एंगल बनता है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए ये 2 अक्षांश रेखा जो है सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मेरा 9th का बुक में नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा के लिए बता दिए। अब हम लोग समझते हैं कि देशांतर रेखा। देशांतर रेखा मतलब क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। और सबसे इम्पोर्टेंट देशांतर रेखा जो है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री, इसको भी 0 डिग्री नाम पड़ा है। और ये कहाँ से गुजरता है, तो ये लंदन से पास होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन लंदन है, और लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से क्या पास होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पास होता है। और इसी तरह से देशांतर रेखा, अभी देखिए ये देशांतर रेखा क्या किया, जब अक्षांश रेखा जब बीच से गुजरा था तो ये भी 2 पार्ट में बांट दिया ग्लोब को, नॉर्थ और साउथ में। अब यहाँ पे देखिए ये भी मिडिल से पास हो रहा है, तो ये भी ग्लोब को कितना पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। इधर वाला को क्या बोलेंगे, ईस्ट, और इधर वाला को क्या बोलेंगे, वेस्ट। मतलब ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध। और अगर हम अक्षांश रेखा से देखिए तो इसका ऊपर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तब हम देखते हैं ये गोलार्ध समझ गए हम लोग कि गोलार्ध क्या होता है, मतलब इस गोला के आधा को ही गोलार्ध बोला जाता है। तो आप पढ़े होंगे, जब बुक का जो चैप्टर है वो आप अपने से पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्या कि भारत जो है सो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखते उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। फर्स्ट पॉइंट यही याद रखना आप लोग को कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सबसे पहले उत्तरी कहाँ है, तो देखिए ये क्या हो गया दक्षिणी, और ये क्या हो गया उत्तरी। तो ये हम मान लिए कि अब इतना का ऊपर ही होगा भारत, ये उत्तरी हो गया। उसके बाद क्या बोला पूर्वी, तब पूर्वी कहाँ हो जाएगा, देखिए ये 0 डिग्री क्या है देशांतर रेखा, तो इसका इधर क्या हो जाएगा पूर्वी, इधर क्या हो जाएगा पश्चिमी, तो इसका इधर क्या हो जाएगा पूर्वी। तो उत्तरी तो मिल गया और पूर्वी, तो हम लोग को इतना दूर दायरा पता हो गया कि अब इंडिया मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। और ये क्या लिखा हुआ है गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला के आधा, या तो ये आधा या ये आधा, लेकिन हम लोग को क्या बोला उत्तरी गोलार्ध, तो हम लोग यहीं में ढूंढेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो इसे रफ कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया ग्लोब, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। और हम लोग को देखिए अब भारत मान के चलिए, कहीं पे हम भारत मानते हैं, ये भारत हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरेगा कि नहीं, कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसका नीचे में मिलेगा और कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसका ऊपर में भी मिलेगी कि नहीं। तो हम लोग को ये भी पता है कि जो भारत है वो कितना डिग्री अक्षांश पे है,
तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मिनट हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, कितना 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो आधा डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो इसी तरह हम लोग डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। इसका भी यूज पड़ेगा कि 1 डिग्री का 60 मिनट हम कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको भी माइंड में रखिए कि 1 डिग्री को इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो अब देखते हैं, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश मिला, इसका नाम क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये ऊपर वाला मिला, इसका नाम क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसी तरह देखिए ये क्या था, देशांतर रेखा था, तो एक यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, और यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, 2 देशांतर रेखा गुजरेगी नहीं। अच्छा एक चीज़ अब और बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा कि वेस्ट हो जाएगा, बताइए आप। यहाँ पे दोनों पहले नाम देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 0 डिग्री, इसके नीचे क्या था साउथ था, तो इधर तो साउथ होगा नहीं। इसके ऊपर क्या था, ये नॉर्थ था, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ क्यों हुआ सो आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत कोई का कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये ऊपर है इसीलिए नॉर्थ है, और इंडिया का ये नीचे है इसीलिए साउथ हो जाएगा। नहीं, इंडिया जो है सो साउथ में है ही नहीं, ये कहाँ पे नॉर्थ में है, इसीलिए इसका दोनों सिंबल क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तरी। अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा, कि देशांतर रेखा में इसका विस्तार कहाँ पे है। तो फर्स्ट देशांतर रेखा जो मिलता है उसका नाम क्या है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट हुआ और इससे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ सबसे पश्चिमी छोर में टच करती है, मतलब पश्चिमी छोर से पास करती है। कौन सा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी छोर से जो पास करती है देशांतर उसका नाम क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पे बताइए कि ईस्ट लिखे या वेस्ट लिखे। तो देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर वाला प्लेस जितना भी उसको क्या बोला जाता है पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये क्या हो गया पूर्वी देशांतर, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों क्या हो जाएगा ईस्ट। ऐसा नहीं कि इसमें वेस्ट लिख दीजिएगा इसमें ईस्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों भारत जो है सो कहाँ पे है ईस्ट में है, कहाँ पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए ये सिंबल को आप याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं, देखिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए भारत हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी देशांतर जो था वो कितना डिग्री था, और ये पूर्वी देशांतर कितना था। पश्चिमी देशांतर मतलब पीछे वाला साइड में यहाँ पे कितना था 68 डिग्री 7 मिनट क्या ईस्ट, और इधर कितना था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कितना अक्षांश रेखा था, तो यहाँ से गुजरता था 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए यहाँ पे कौन सा प्लेस है, 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 आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार हम बता देते हैं नॉलेज के लिए। तो देखिए सबसे साउथ करने के मतलब सबसे नीचे जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है कन्याकुमारी। सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी सबसे वेस्ट है। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल, और गुजरात का कौन सा हो जाएगा गुजरात का गौर माता, और यहाँ पे जम्मू अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा किवीथू। तो ये आप लोग को याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सिलेबस में आपका नहीं है। तो यहाँ पे इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे एक सी है, इस सी का नाम क्या है बंगाल की खाड़ी, और एक सी यहाँ पे सी का जो नाम है उसका क्या नाम है अरब सागर, क्या नाम है अरब सागर, और यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी में हम लोग का कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और ये अंडमान निकोबार जो है सो किसका हिस्सा है, मतलब ये भारत का पार्ट है, मतलब ये भारत का हिस्सा है। और इधर अरब सागर में कौन सा है, तो लक्षद्वीप। कौन सा है लक्षद्वीप। तो ये बोला जाता है कि भारत में जो
ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन सा सी है, तो अरब सागर है। और कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है। और भारत के साउथ ईस्ट में कौन सा सी है, तो बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बात याद रखने वाली बात है कि बोला जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये भी भारत का ही पार्ट है, अंडमान और निकोबार। तो ये देखिए भारत से सबसे, इससे भी और दक्षिण में है। और ये कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अंडमान के जैसे यहाँ पे हम बोले कि कौन सा प्लेस है, तो कन्याकुमारी। तो यहाँ पे भी कोई प्लेस होगा, तो अंडमान निकोबार के कौन सा प्लेस पे है, तो इंदिरा पॉइंट पे है, मतलब इंदिरा बिंदु पे है। लेकिन क्या हुआ है कि आप लोग का बॉक्स में एगो पॉइंट लिखा होगा, जो इंदिरा पॉइंट है, वो क्या हुआ कि 2004 में एक सुनामी आया था। और वही सुनामी में क्या हो गया, ये अंदर डूब गया। अंदर डूब गया कहने के मतलब ये समुद्र के अंदर डूब गया है। अभी ये बाहर दिख नहीं रहा है, मतलब ये कहाँ पे चल गया, तो समुद्र के अंदर चल गया है। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाली बात है भारत की स्थिति में, कि भारत से एक इम्पोर्टेंट कौन सा रेखा गुजरती है, तो अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मतलब ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 पार्ट में बांट देती है, इधर ऊपर और नीचे के मिडिल में ही पूरा का पूरा ये क्या करती है, पास करती है। और भारत के कितना स्टेट से पास करती है, ये आप अगर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए। अगर नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान। तो राजस्थान से भी हल्का पास करता है। राजस्थान के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़। देखिए 2-2 करके याद रखिएगा, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है हम लोग का झारखंड। उसके बाद कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्या, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए कितना स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8। तो भारत से कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो कितना स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से। एक बार आप मैप में भी देख लीजिए। देखिए स्टार्टिंग कौन सा स्टेट से होता है, तो गुजरात से होता है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा टच कर रहा है राजस्थान को। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये था स्टेट, कौन सा स्टेट जिससे भारत से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के कौन कौन सा स्टेट से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। तो भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और एक कर्क रेखा में 8 स्टेट आता है, वो 8 स्टेट का आप नाम लर्न कर लीजिएगा। तो ये था भारत का स्थिति। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत का आकार, मतलब भारत कैसा है, कितना बड़ा है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले। भारत का आकार, तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। विशाल देश क्यों है, क्योंकि देखिए भारत का जो एरिया है, एरिया कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर कहने मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको समझना होगा, एक वर्ग किलोमीटर और एक किलोमीटर। ये दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए जब कोई लेंथ को मापा जाता है, जब कोई लेंथ को मापा जाता है तो उसे बोला जाता है किलोमीटर।
लेकिन यही लेंथ को ना नाप करके देखिए, मान के चलिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है, इसका लेंथ कितना है 1 किलोमीटर, इसका विड्थ कितना है मतलब इसका लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है। और जब ये पूरा एरिया को माप लिया जाता है तो ये क्या बन जाता है वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से कितना 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना 1 किलोमीटर था। अब देखते हैं कि ये 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है ये पूरा वर्ल्ड का कितना परसेंट है। कहने के मतलब मान के चलिए पूरा वर्ल्ड में 100 रुपया है, पूरा वर्ल्ड में 100 रुपया है और भारत के पास 10 रुपया है, तो हम कितना परसेंट, भारत के पास कितना प्रतिशत पैसा है, तो भारत के कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो भारत में जितना है कितना है 10 है और टोटल कितना था 100 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आ जाएगा उतना कितना हो जाएगा, उतना परसेंट जाएगा भारत के पास। तो इसी तरह लैंड में जो है परसेंटेज वो कितना परसेंट है, तो 2.42% है। कितना है 2.4%, 2.4% भारत का एरिया है, किसका, पूरा वर्ल्ड का 2.4% है। आप देखते हैं भारत जो है सो पूरा विश्व का कितना नंबर का देश है, 7वां देश है। मतलब 6 देश और ऐसा है जो कि भारत से बड़ा है। क्या 6 देश और ऐसा है जो कि भारत से बड़ा है, वो कौन कौन सा देश है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर लिखिए, इसको वीडियो को पॉज करके, और नहीं जानते होंगे तो सुनिए कौन कौन सा है 6 से बड़ा देश। तो इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे, लेकिन पहले इसका नाम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में है रसिया, दूसरा नंबर में कौन सा है, सेकेंड नंबर में है कनाडा, थर्ड नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में है ब्राज़ील, 6 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में कौन सा है, भारत। 7वां नंबर में कौन सा है, भारत। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू से देखते हैं ताकि हम लोग को याद हो जाए कि कौन कौन सा बड़ा है। तो देखिए मैप, आप देखिए यहाँ पे जो है एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है, रसिया, जिसे रूस बोला जाता है। फिर हम इधर आ जाते हैं तो इधर देखिए कौन सा स्टेट हो जाएगा, कनाडा, कनाडा का नीचे अमेरिका। देखिए पहले इधर से स्टार्ट किए थे, फिर इधर आए, फिर उसी के नीचे अमेरिका, फिर इधर आ जाते हैं चीन, फिर से इधर चल जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील, फिर इधर आ जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर में कौन सा हो जाता है, इंडिया। तो ये भारत का मतलब 6 बड़े देश थे, 7वां नंबर में कौन सा देश आता है, भारत। अब हम लोग क्या देख लेते हैं इस स्थिति में कि भारत का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये 2 पॉइंट आता है कि भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना है और जलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा मतलब क्या हुआ कि भारत जो है से कौन कौन सा देश से बाउंड्री शेयर करता है। तो बाउंड्री शेयर करता है तो एक स्थल में भी शेयर करता है और इधर क्या है, जल में शेयर करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, जलीय सीमा, और इसे क्या बोला जाता है, स्थलीय सीमा। तो यहाँ से स्थलीय सीमा टच करता है क्योंकि इधर क्यों कौन सा कंट्री है, मतलब कौन सा देश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन सा अफगानिस्तान है, इधर चीन हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। तो इससे क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो इस पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है, देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से बाउंड्री का लेंथ, यहाँ से बाउंड्री का जो लेंथ है वो कितना है, तो भारत का जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा करने का मतलब जो स्थल को टच करता है उसे क्या बोला जाता है, स्थलीय सीमा। अब हम लोग देख लेते हैं जलीय सीमा। तो भारत का टोटल जलीय सीमा कितना है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जलीय सीमा और यहाँ तक जाता है कौन सा, जलीय सीमा, वेस्ट बंगाल तक जलीय सीमा बनाती है। तो पूरा जलीय सीमा कितना है, तो देखिए जलीय सीमा कितना हो जाएगा, जलीय सीमा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि ये 7516 किलोमीटर में कौन सा आ जाएगा, यहाँ जो अंडमान निकोबार था इसका भी स्थलीय सीमा मतलब जलीय सीमा काउंट किया गया है, और इधर जो लक्षद्वीप था इसका भी जलीय सीमा काउंट किया गया है। मान के चलिए यहाँ अंडमान निकोबार है, ये भी जल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है कि नहीं, तो इसको भी ऐड किया गया 7516.6 किलोमीटर में। किसका किसका ऐड है, तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, तो
ये दोनों का क्या किया गया है, बाउंड्री ऐड किया गया है। सिर्फ हम ये मेन बाउंड्री लेते हैं, भारत का जो मेन बाउंड्री है, मुख्य भाग है, उसका बाउंड्री लेते हैं तो 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर टोटल था। लेकिन अब जब पूरा ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर, कितना 7516.6 किलोमीटर। तो ये भारत का आकार था। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़े, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं, अभी देखिए पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पूरा क्या पास कर रहा है, अक्षांश रेखा पास कर रही है, अक्षांश रेखा पास कर रही है तो पूरा भारत से पास करेगी। तो यहाँ 37 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ 4 डिग्री से अक्षांश रेखा है, मतलब 8 डिग्री है। तो टोटल अक्षांश रेखा यहाँ कितना पास की है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल अक्षांश रेखा निकल जाएगा। लगभग कितना निकलता है, 29 पॉइंट कुछ निकलता है, जैसे 29.2 निकलेगा, इसमें 29.2 निकलेगा। और इधर हम देशांतर रेखा भी देखते हैं तो देशांतर रेखा कितना है, तो देशांतर रेखा देखें कि इसमें हम माइनस कर देते तो ये भी कितना आता है, लगभग 29 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ 7 है ना, 29.18, लगभग मान लेते हैं दोनों को 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 अक्षांश रेखा भी पास करता है और 30 देशांतर रेखा भी पास करता है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो नॉर्थ टू साउथ का जो लेंथ है वो कितना है, तो नॉर्थ टू साउथ का लेंथ कितना है, तो 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट जो पूरा लंबा है वो कितना है, 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि ये भी 30 डिग्री अक्षांश है, मतलब इसमें भी 30 देशांतर खींचा गया है और 30 अक्षांश भी खींचा गया, मतलब अक्षांश रेखा कितना है 30 और देशांतर रेखा भी 30 ही खींचा गया। जब दोनों 30 है तो इसका लेंथ ज़्यादा क्यों हो गया, 3214 किलोमीटर, इसका 2933 किलोमीटर क्यों हो गया। इसका एक बॉक्स में लिखा होगा और आप में उसमें पूछा गया होगा कि क्यों हुआ है, तो इसका आंसर भी आप समझ लीजिए कि क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ तो चमक रहा है, शायद नहीं दिख पा रहा है शायद। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, ये विषुवत रेखा है और सब क्या है, ये अक्षांश रेखा है और सब अक्षांश रेखा का डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल कहने के मतलब हर जगह एक जैसा डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों देशांतर रेखा का बीच का डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है। तो हर जगह कितना है, 111 किलोमीटर। लेकिन जब हम देखते हैं देशांतर रेखा को, जैसे देशांतर रेखा को हम लोग देखते हैं तो देशांतर रेखा जो होता है तो यहाँ पे जो होता है इक्वेटर लाइन जो होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा पढ़े, वहाँ पे इसका लेंथ क्या होता है, वहाँ पे इसका जो लेंथ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, पूरा का पूरा सट जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाइट होता है, जो सबसे ज़्यादा लेंथ होता है वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। लेकिन भारत जो है सो यहाँ पे तो है नहीं, भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा पे है। तो कर्क रेखा पे है तो यहाँ पे तो 111 मीटर से कम ही होगा ना, 111 किलोमीटर से। तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो अक्षांश रेखा वो पूरा क्या है, 111 किलोमीटर है, इसीलिए ये लंबाई बढ़ जाती है और ये लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेन रीजन इसका यही था, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है 111 किलोमीटर से कम होते जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे कितना 111.32 किलोमीटर। लेकिन धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक दोनों बीच का, दोनों अक्षांश रेखा के बीच का जो लेंथ होता है क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसीलिए इसका जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, 2933 किलोमीटर हो जाता है और 3214 किलोमीटर। इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो देखिए 2933 मतलब 2 3 3 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 9 और 3 कितना बार लिखे थे, 2 बार, तो 2933। और 3214 को किस तरह याद रखेंगे, तो देखिए 1 2 3 और 4 हम इधर लिख देंगे, तो 3214 किलोमीटर। अब हम लोग इसमें क्या समझते हैं कि जो आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि जो भारत मतलब यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ क्या है, गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ 2 घंटा पहले सुबह क्यों होता है। तो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं।
तो देखिए ये क्या है, ग्लोब है, और यहाँ पे पढ़े एक 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा, और यही 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है, टाइम, मतलब टाइम जोन, मतलब यहीं से टाइम फिक्स किया गया है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के सब जगह का प्लेस का जो होता है टाइम, वो क्या किया गया, यही मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से फिक्स किया गया है। तो भारत इधर है तो यहीं से फिक्स किया गया है इसका टाइम, लेकिन जैसे जैसे इसका इधर जो भी प्लेस है उसका क्या होता है, इससे टाइम आगे होता है, और इसका जो वेस्ट में है उसका टाइम क्या होता है, पीछे होता है। क्यों आगे होता है, क्यों पीछे होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग मैप से, लेकिन देखिए इसका आगे होता है और इधर वाला को क्या होता है, पीछे होता है। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात क्या होगा, गुजरात इधर वेस्ट में है और ईस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मॉर्निंग पहले होता है, लेकिन मॉर्निंग पहले क्यों होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए पूरा ये कितना है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री पूरा पृथ्वी एक चक्कर कितना देर में लगाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पूरा जो पृथ्वी है कि पूरा एक चक्कर, जैसे मान के चलिए यहाँ भारत से स्टार्ट हुआ, भारत इंडिया से स्टार्ट हुआ, तो एक चक्कर लगा करके फिर से यहाँ इंडिया आने में कितना देर लगता है, तो कितना देर लगता है, 24 घंटा लगता है। तो 360 डिग्री पूरा घूमने में कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। तो 360 डिग्री को 24 घंटा में कवर करता है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करेगा, तो 1 घंटा में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 घंटा में देखिए 24 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, और 4 से काटेंगे तो कितना, 15 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री और 2 घंटा में कितना, 30 डिग्री पास करेगा, 30 डिग्री पास करेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अक्षांश रेखा है, कितना देशांतर रेखा है, सॉरी कितना देशांतर रेखा है, तो 30 देशांतर रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक पास करने में कितना टोटल टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लगेगा ना, तो 2 घंटा लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहले सुबह क्यों होता है, क्योंकि देखिए पूरा ग्लोब जो है कैसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट, मान के चलिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन निकला हुआ है, सन निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये इंडिया हो गया, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तो लाइट पूरा आ जा रहा है ना, देखिए ये क्या हो गया, इंडिया हो गया। अब यहाँ से इंडिया हो गया, अब यहाँ सन है, तो सन का लाइट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सन का लाइट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अब धीरे धीरे ये मुड़ते ऐसे रोटेट करते जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल रोटेशन में कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 घंटा टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि 1 घंटा में कितना अक्षांश रेखा को पास करेगा, कितना देशांतर रेखा को पास करेगा, तो देशांतर रेखा कितना है, 15 डिग्री, मतलब 15 देशांतर रेखा, और टोटल देशांतर रेखा कितना है, 30 है। तो यहाँ से 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा लगेगा, और यहाँ से 15 डिग्री इधर जाने में 2 घंटा। तो यहाँ से ये 2 घंटा पीछे इसमें सुबह होगा कि नहीं, तो 2 घंटा जब पीछे सुबह होगा तो क्या भारत में 2 घंटा पीछे सुबह होता है, लेकिन नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो भारत का स्थानीय समय में तो अंतर होता है। स्थानीय समय मतलब यहाँ सुबह होगा 6 बजे, तो यहाँ सुबह होगा 8 बजे। क्यों होगा, क्योंकि भारत के क्या मतलब पूरा क्या है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, और जो ग्रीनविच के जितना ईस्ट में होता है उतना उससे फास्ट होता है। इसीलिए आप क्रिकेट जब देता होगा तब देखते होंगे कि वहाँ का ग्रीनविच का टाइम इतना देता होगा, और इंडिया का टाइम उससे जितना आगे है उतना पहले मैच दिखाता होगा। तो इस तरह का देखे होंगे आप टीवी में या फिर मोबाइल में, जब देखते होंगे कि वहाँ पे टाइम कुछ लिखा हुआ है, इंडिया में कुछ टाइम में स्टार्ट हुआ, तो वो यही बात था, ग्रीनविच के हिसाब से वहाँ बताता है, और इंडिया में उसी टाइम से कब बज रहा है तो उसी टाइम में मैच यहाँ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें तो टाइम का जो डिफरेंस होता है, मतलब टाइम का प्रभाव किससे होता है, तो अक्षांश रेखा नहीं देशांतर रेखा से होता है, क्योंकि जितना देशांतर रेखा इधर होगा उतना जल्दी सुबह होगा। और यहाँ से ये कितना डिग्री, 30 डिग्री अक्षांश रेखा, कहने का मतलब अक्षांश रेखा बोल दे रहे, सॉरी 30 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब 30 देशांतर रेखा पूरब में है, इसीलिए यहाँ 2 घंटा पहले क्या होता है, सुबह होता है।
लेकिन क्या भारत में जब यहाँ पे 2 घंटा पहले सुबह होता होगा, मान के चलिए यहाँ से कोई बोला कि 6 बजे फ़ोन कीजिएगा, और यहाँ जब 6 बजेगा तभी ना फ़ोन करेगा। मान के चलिए यहाँ से किसी को यहाँ बात करना है, ये बोल दिया अरुणाचल प्रदेश से कोई कि आप 6 बजे कॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे जब 2 घंटा पीछे 6 बजेगा, तो यहाँ पे 6 घंटा जब 2 घंटा पीछे बजेगा तो ये 2 घंटा पीछे कॉल करेगा। तो ये बोलेगा हम बोले थे 6 बजे आपको कॉल करने के लिए, तो आप 8 बजे क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये तो इसको पता है कि 6 तो मेरा पास अभी ही बजा है। तो इसको दूर करने के लिए, मतलब ये गड़बड़ी ना हो, तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार क्या की है, तो इसे एक यहाँ बीचों बीच से एक लाइन खींच दी गई है, जो कहाँ से पास करती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और इसी मिर्ज़ापुर के जो मतलब क्या टाइमलाइन, इसी को स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोला जाता है, जिसे बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, मतलब यामहोत्तर रेखा, जो कितना अक्षांश है, तो ये कितना है 82.5, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। देशांतर रेखा को क्या बोला गया है, तो इसी को बोला गया है समय रेखा। और यहीं से क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में समय का निर्धारण किससे किया जाता है, तो 82 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बोलिए या 82.5 डिग्री 30 मिनट बोलिए, क्योंकि 60 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट, दोनों में कुछ भी बोल सकते। तो ये क्या है, मानक यामहोत्तर रेखा। क्या है, मानक यामहोत्तर रेखा। तो मानक यामहोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से, जो कितना डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री। और यहीं से क्या किया गया है, टाइम का निर्धारण किया गया, बोल दिया गया कि आप भी यहीं से सेट कर लीजिए और ये भी यहीं से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगा, सुबह मान के चलिए यहाँ 6 बजे हो रहा है, तो यहाँ सुबह भले ही 8 बजे होगा, लेकिन जिस टाइम यहाँ पे 6 बज रहा होगा, वहाँ पे भी यहाँ पे भी 6 बज रहा होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मॉर्निंग 6 बजे हो गया होगा, यहाँ 6 बजे थोड़ा रात ही रहता होगा। तो ये देखिए अक्षांश रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अक्षांश रेखा का प्रभाव समय में पड़ता है, कि यहाँ पे कहीं जल्दी सुबह हो जा रहा है, कहीं पे देर से सुबह हो रहा है। लेकिन देशांतर, अच्छा सॉरी, ये कौन सा रेखा था, तो देशांतर रेखा। हम बार बार ये हम उल्टा बोल दे रहे हैं, ये कौन सा रेखा था, देशांतर रेखा, आप मैनेज कर लीजिएगा, देशांतर रेखा। और ये कौन सा है, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा के वजह से क्या प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और बोले थे, कौन सा क्वेश्चन, कि जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी में, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या एक जैसा होती है या अलग अलग होती है, इसको भी समझते हैं। तो आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कहीं कि जो ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल जो होता है, यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो क्यों होता है उसको भी समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरा ग्लोब है वो कैसा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इसे घुमा हुआ है, इसीलिए 6 महीना और दिन और 6 महीना रात होता है। मान के चलिए ये पूरा ऐसा रहता, और यहाँ से हम टॉर्च जलाते, ये तो पूरा ये क्या बन जाता, लाइट वाला सर्कल, मतलब पूरा आधा ग्लोब पर क्या दिखता, पूरा लाइट दिखता। लेकिन ये इस तरह घुमा हुआ है, जिसके कारण इधर पीछे वाला दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। हम देखेंगे तो इधर थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। अब वही जब हम इधर रहते हैं, अब मान के चलिए जब ये घूम करके इधर आ जाता है, और सन रोटेट कहाँ से कहाँ तक करता है, तो सन रोटेट करता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो जब कर्क रेखा पर रहेगी तो इधर लाइट पड़ जाएगी 6 महीना, और जब मकर रेखा पे रहेगी तो इधर लाइट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। अब हम समझते हैं कि इंडिया में कौन सा प्लेस पे 6 घंटा का दिन, मतलब 12 घंटा के दिन और 12 घंटा का रात होगा। क्या जम्मू कश्मीर में होगा, या क्या कन्याकुमारी में होगा, क्या या दोनों प्लेस पे होगा, तो उसको समझते हैं। तो देखिए ये कौन सा हो गया, ग्लोब हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे हम यहीं पे समझाते हैं, ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। यहाँ पे चमक नहीं रहा है, अच्छा थोड़ा सा नीचे कर ले। ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग की क्या है, ये विषुवत रेखा है, और ये क्या है, कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। तब मान के चलिए सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो सन यहाँ पे है, तो इसको लाइट पड़ेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा विषुवत रेखा पे।
अब विषुवत रेखा पे पड़ेगा। अब भारत कहाँ पे है, तो देखिए भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा के बीचों बीच से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पास करता है। तो भारत कहाँ पे, मान के चलिए भारत कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे जब सन का लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पूरा सन का लाइट पड़ेगा, यहाँ पूरा सन का लाइट पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक जाने में सन का लाइट क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ टॉर्च जलाते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे है तो तुरंत लाइट पहुँच जाएगा। आप दूर में रहिएगा तो लाइट पहुँचने में तुरंत पहुँचेगा नहीं, लेट से पहुँचेगा। तो यहाँ पे लाइट पहुँचने में क्या होता है, देरी होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग भी देर से होता है। और मान के चलिए जब थोड़ा सा लाइट का, टॉर्च का लाइट कम हो जाता है तो क्या पूरा लाइट दिखेगा नहीं, धीरे धीरे वहाँ अंधेरा हो जाएगा, दूर तक तो दिखाई नहीं देगा लेकिन जो सामने है उसको अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे अच्छा दिखाई देते रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जल्दी शाम हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है दिन कुछ कम टाइम का होता है और रात क्या होता है, रात लंबा होता है। मतलब यहाँ जो जम्मू कश्मीर में है वो रात लंबा होता है और दिन छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब जो कन्याकुमारी है वहाँ पे 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है, मान के चलिए आप ही देखिए, एक क्या है, तो ये ग्लोब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, चमकना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चमक रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कन्याकुमारी है। तो देखिए यहाँ से चमकना स्टार्ट हुआ और 12 घंटा में ये पूरा आधा राउंड ले लेगा, 12 घंटा में यहाँ पे आधा राउंड ले लेगा। और जब तक यहाँ पे आएगा तब तक क्या होगा, ये चमकते रहेगा। लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ जाता है तो यहाँ पे पूरा लाइट नहीं जा पाता, तो इसीलिए वो जल्दी शाम हो जाता है। लेकिन ये विषुवत रेखा के पास है इसीलिए यहाँ से लाइट यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ तक आता है तब तक पूरा लाइट रहता है, मतलब 12 घंटा में आधा घूम जाता है। तो 12 घंटा का क्या होता है, दिन होता है। फिर 12 घंटा का इधर पीछे जाता है तो पीछे दिखेगा, जब यहाँ पे लाइट है, सन है, तो पीछे इधर दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। तो 12 घंटा का क्या होता है, रात होता है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा जो क्या है, तो देखिए भारत का जो ये नॉर्थ में है वो क्या है, एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है वो हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि यहाँ पे एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत है जो हिमालय पर्वत बोला जाता है, वही क्या है, एक वलित पर्वत है। और वो वलित पर्वत के नीचे ये क्या, यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर है। तो ये वलित पर्वत से नीचे हम आते हैं, मतलब साउथ की ओर आते हैं, हिमालय मतलब हिंद महासागर की ओर जाते हैं। तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो 22 डिग्री तक, कहने के मतलब यहाँ से मान के चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 22 डिग्री तक क्या है, ये भारत जो है से चौड़ा होते गया है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, चौड़ा होते गया है। और 22 डिग्री के बाद ये क्या होना स्टार्ट हुआ है, सकरा होना स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ तक मान लीजिए 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री तक क्या हुआ, यहाँ से 22 डिग्री चौड़ा होते स्टार्ट हुआ है। और 22 डिग्री के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सकरा होना स्टार्ट हो गया है। तो इधर से हम हिंद महासागर की ओर जाते हैं तो 22 डिग्री के बाद क्या हुआ, सकरा होना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ हिंद महासागर की ओर यहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण करा दिया है, प्रायद्वीप का। तो प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप वैसा प्लेस को बोलते हैं जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और ये 22 डिग्री के बाद क्या हो गया, सकरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत और विश्व का संबंध, भारत का संबंध विश्व के साथ कैसा था, और भारत का पड़ोसी देश। बस 2 पॉइंट बचा हुआ है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गई है, तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे कि भारत का विश्व के साथ क्या संबंध है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल MB जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति का एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि भारत का आकार कैसा है, भारत का स्थिति कहाँ पे, मतलब पूरा ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत का पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है। और इस वीडियो में देखेंगे कि भारत
का इंटरनेशनल के साथ मतलब भारत का पूरा वर्ल्ड के साथ किस तरह संबंध था, भारत एक दूसरे देश से किस तरह से व्यापार करते थे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि भारत के नाम पे ही एक ओशियन का नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशियन। ऐसा कोई ओशियन नहीं है जो कोई कंट्री के नाम पे उसका नाम पड़ा है, लेकिन एक ओशियन ऐसा है जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो भारत के नाम पे पड़ा है। उसका नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तो इसे हिंद महासागर ही नाम क्यों पड़ा, मतलब इंडिया के नाम पे ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये भी समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत कहाँ पे है। भारत कहाँ पे है, तो भारत कौन सा कॉन्टिनेंट में है, मतलब कौन सा महादेश में है, तो भारत जो है सो एशिया महादेश में। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत कौन सा महादेश में है, एशिया महादेश में। और एशिया महादेश के कौन सा प्लेस पे भारत है, मान के चलिए ये एशिया महादेश है पूरा, हम ये ग्लोब नहीं, ये मान के चलिए यहाँ पे क्या है, एशिया महादेश है। अब एशिया महादेश में भारत कहाँ पे है, तो भारत देखिए, भारत देखे होंगे आप नीचे यहाँ पे है। एक हम मैप दिखाते हैं, मैप के थ्रू भी दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि भारत कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे में है, मतलब एशिया के कहाँ पे है, दक्षिण में है, दक्षिण में है। और इसके पूर्व में भी कुछ देश है, इसका पश्चिम में भी कुछ देश है। मतलब जहाँ पे भारत है उसका पूर्व में भी कुछ देश है एशिया का, और इसके पश्चिम में भी कुछ देश है एशिया का। तो भारत कहाँ पे है, पूरा मध्य में है। कहाँ पे, पूरा मध्य में है। और एशिया का कहाँ पे है, दक्षिण में है। तो इसे हम लोग एक मैप में भी देख लेते हैं कि इंडिया कौन सा प्लेस पे स्थित है। तो देखिए आप लोग को एक मैप दिख रहा होगा, देखिए मैप में क्या है, ये पूरा क्या है, एशिया महादेश है। और एशिया महादेश का सबसे दक्षिणी विस्तार, एशिया महादेश का सबसे दक्षिणी विस्तार कहने का मतलब देखिए, ये ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो भारत जो है सो क्या है, एशिया महादेश का दक्षिणी विस्तार है, मतलब दक्षिण की ओर है। और एशिया मतलब जो भारत है, भारत के पूर्व में भी कुछ देश है और पश्चिम में भी कुछ देश है। देखिए ये पूर्व में पूरा देश हो गया और ये पश्चिम में भी पूरा देश हो गया। तो भारत क्या है, पूर्व पश्चिम का मध्य में है। भारत जो है से एशिया का दक्षिणी विस्तार है और मध्य में है, और मध्य में होने के कारण भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होता है। केंद्रीय स्थिति कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और भारत के नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर होने के कारण भारत पूरा विश्व से कनेक्ट है। किस तरह से कनेक्ट है, तो देखिए भारत ऐसे होकर के कहाँ जा रहा है, अफ्रीका देश भी जा सकता है। भारत यहाँ से होकर के कहाँ जा सकता है, तो भारत यहाँ से होकर के पूर्वी एशिया की ओर जा सकता है। भारत यहाँ से होकर के ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है। भारत ऐसे होकर के यूरोप भी जा सकता है। तो भारत यहाँ जा सकता है। तो देखिए व्यापार हो सकता है आराम से। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरा क्या है, ओशियन है, समुद्र है। तो यहाँ पे जब समुद्र है तो भारत के यहीं पे देखिए, ये भारत का कौन सा पार्ट है, डेक्कन प्लेटू है, कहने का मतलब प्रायद्वीप है। और यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे क्या बना होगा, तो सी पोर्ट, जैसे हवाई पत्तन बना होगा जहाँ पे जहाज रुक सकती है। तो यहाँ पे जहाज रुकती है और क्या करती है, यहाँ से मतलब अनेक महादेश से क्या होता है, व्यापार होता है। तो भारत यहाँ पे मध्य केंद्रीय स्थिति होने के कारण क्या हो रहा है कि पूरा विश्व से कनेक्टेड है, और पूरा विश्व से कनेक्टेड होने के कारण क्या हो रहा है कि पूरा विश्व से व्यापार कर पा रहा है। इसी तरह से हम लोग देखें कि हिंद महासागर इसके नीचे है, और इसका नाम हिंद महासागर या इंडियन ओशियन क्यों पड़ा, तो देखिए इसका नाम इंडियन ओशियन इसीलिए पड़ा क्योंकि देखिए इसके नीचे क्या है, यहाँ पे इंडिया है, और ये देखिए ये भारत का पूरा प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये नीचे पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पे तो नीचे प्लेस नहीं है, लेकिन आप मैप में देखे होंगे, आप देखिए मैप में दिख रहा होगा नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन में वैसा कोई भी प्लेस नहीं है जितना, मतलब ये देखिए ये बाउंड्री कहाँ पे शेयर कर रहा है, सब इंडियन ओशियन में। ये भी इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ये दोनों, ये जो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी है, क्या है, पूरा इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। तो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन करता है, तो इंडिया ही करता है। इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता हो। इसीलिए इस ओशियन के नाम इंडिया के ही नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। तो हम ये समझ लिए कि इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडियन ओशियन में। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने के अलावा फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए यहाँ से यहाँ पे जितना भी पत्तन होगा, यहाँ पे जितना भी बंदरगाह होगा, वो क्या करेगा, इधर जितना भी कंट्री होगा उससे कनेक्टेड होगा। जैसे ऊपर में कौन सा हो जाएगा, मतलब
उत्तर का जितना भी एशिया हो जाएगा उसमें उससे कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ से व्यापार हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया नीचे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, और यहाँ से अफ्रीका भी चल जाएगा, यूरोपीय देश भी चल जाएगा यहाँ से मुड़ करके जहाँ से देखे थे। लेकिन देखिए आपके बॉक्स में एक चीज़ लिखा हुआ होगा, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1969 में, कि देखिए पहले जो था, तो पहले क्या होता था कि भारत से जब व्यापार करने के लिए यूरोप से जब व्यापार करना पड़ता था या कोई यूरोप जाना पड़ता था तो कहाँ से जाते थे, देखिए यहाँ से मुड़ करके ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे। अब वैसे जाते थे तो वहाँ हमको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के अलावा टाइम भी ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होती थी। इसीलिए 1969 ईस्वी में क्या किया गया, 1969 ईस्वी में देखिए यहाँ पे दो गो दिख रहा होगा सागर, ये गो लाल सागर है और उसके ऊपर क्या है, भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर, और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच देखिए यहाँ पे रेड सी हो गया, रेड सी, लाल सागर, यहाँ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को हिंदी में क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर। और यहाँ पे कुछ कनेक्ट था लैंड, अभी लैंड को काट करके ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ से क्या जा सकता है, कोई भी बोट नाव जा सकता है। अब क्या होने लगा कि यहाँ से घूम करके जाना नहीं पड़ रहा, अब क्या को हो रहा है कि यहाँ से इधर ही से ही जाना पड़ रहा है, रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी, मतलब लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इधर यूरोप के देश से अब क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। अब देखिए यहाँ से जाने लगा तो यहाँ से रास्ता शॉर्ट हुआ कि नहीं, तो कितना किलोमीटर कम हो गया रास्ता जानते हैं, 7000 किलोमीटर। कितना, 7000 किलोमीटर। पहले जितना डिस्टेंस तय करना पड़ता था, पहले जितना दूरी तय करना पड़ता था उससे 7000 किलोमीटर अब कम दूरी तय करना पड़ता है। तो अब देखिए भारत को यहाँ बीच में होने से कितना फ़ायदा हो गया, कितना फ़ायदा हो गया, ये पूरा विश्व से कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या भारत का जो व्यापार होता है सो केवल समुद्री मार्ग से ही होता है, स्थलीय मार्ग से भी होता होगा। लेकिन रही बात अब ये कि पहले किससे होता था, सबसे पहले स्थलीय मार्ग से होता था कि जलीय मार्ग से होता था, मतलब जल के द्वारा, मतलब समुद्री मार्ग से व्यापार होता था अनेक देशों के साथ, या फिर स्थलीय मार्ग से होता था। अगर ये आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो हम देखिए सुनिए क्या होता था। समुद्री मार्ग से पहले जो व्यापार होता था वो स्थलीय मार्ग से होता था, और स्थलीय मार्ग का व्यापार कैसे होता था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पर्वत था, यहाँ पे पूरा क्या है, पर्वत है, और पर्वत के बीच में क्या होता है, दर्रा होता है, दर्रा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म समझना होगा, एक दर्रा और एक वैली, जिसे इंग्लिश में वैली को क्या बोलते हैं, वैली मतलब घाटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटी, और वैली मतलब दर्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास। तो ये दो ज्योग्राफी का टर्म है, एक होता है क्या, दर्रा, और एक क्या होता है, घाटी। तो दर्रा और घाटी में क्या अंतर है, तो दो वैसा पर्वत, जैसे मान के चलिए ये दो पर्वत हो गया, दो पर्वत, और पर्वत के बीच में ये जो घाटी नुमा या दर्रा नुमा प्लेस होता है उसे क्या बोला जाता है, दर्रा। लेकिन ये दर्रा कब कहलाता है और घाटी कब कहलाता है वो समझिए, जब ये दोनों में गैप लगभग 1-2 गाड़ी जाने आने तक हो, मतलब मान के चलिए 4 व्हीलर गाड़ी, 2 गाड़ी एक साथ पास हो, अगर उतना ही प्लेस है तो उसे क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। लेकिन यही दोनों पहाड़ के बीच मान के चलिए 1-2 गांव बस जाए, मान के चलिए एक गांव यहाँ पे, एक गांव यहाँ पे है, और एक पहाड़ इसके बगल में, एक पहाड़ इसके बगल में, उतना चौड़ा अगर यहाँ पे प्लेस बच जाता है तो उसे बोला जाता है घाटी। लेकिन वो दर्रा कब कहलाता है, जब ये दोनों पहाड़ के बीच कम गैप हो, मतलब मान के चलिए 2 गाड़ी मतलब 25-30 फीट मान लेते हैं, 25-30 फीट गैप हो, तो उसे क्या बोला जाता है, पास बोला जाता है या दर्रा बोला जाता है। तो यही पास से क्या होता था, व्यापार होता था, क्योंकि देखिए यहाँ पहाड़ चढ़ कर तो आना जाना पॉसिबल था नहीं, यहाँ 2 पहाड़ के बीच का जो गैप होता तो यहाँ पे कम डिस्टेंस होता था, तो यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारिक मार्ग जो स्थलीय मार्ग था सो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद कैसे हो गया, तो एक यहाँ पे एक फेमस रूट था, सिल्क रूट, जो चीन से होते हुए इधर से जाता था, तो यहाँ से भी भारत क्या करता था, स्थलीय मार्ग से होते हुए व्यापार करता था। लेकिन यहाँ पे जो तुर्की का शासक था वो यहाँ पे क्या किया, कब्जा कर लिया इस रोड पे, और बोला कि अब इधर से व्यापार नहीं होगा। तब फिर खोज हुआ था किसका, स्थलीय मार्ग का। तो जो यूरोपीय देश के और जो व्यापारी सब थे, मतलब यहाँ से जो व्यापार करते थे भारत से,
तो यहाँ स्थलीय मार्ग तो पता था, लेकिन जलीय मार्ग कैसे पहुंचे वो तो पता नहीं था ना। तो धीरे धीरे किसी तरह से खोजते खोजते यूरोप के देश वाले जो थे वो किसको खोज किए, भारत को खोज किए, और सबसे पहले कर्नाटक पहुंचे थे जलीय मार्ग के द्वारा। तो इस तरह जलीय मार्ग का खोज हुआ था और जल से क्या होने लगा था, व्यापार होने लगा था। तो देखिए हम लोग समझे कि व्यापार होने लगा था। भारत से व्यापार किस तरह से होता था, पहले स्थलीय मार्ग से होता था, उसके बाद जलीय मार्ग से होना स्टार्ट हुआ। तो क्या यदि व्यापार होगा तो वहाँ का कल्चर या वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है कुछ तो जरूर सीखेंगे, या तो मेरे के यहाँ का जो कल्चर है, मेरे के यहाँ का जो सामान है वो विदेशों में जरूर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को देखा गया कि देखिए जब व्यापार होता था तो यहाँ का जो कहानी था, जैसे यहाँ का जो था रामायण था, पंचतंत्र था, उपनिषद की बात थी, या यहाँ पे जो मसाला था, तो विश्व के अनेक देशों में, यूरोपीय देशों में क्या यहाँ का पंचतंत्र की कहानी वहाँ पे पता चला कि भारत का रामायण ऐसा है, पंचतंत्र की कहानी ऐसा है, उपनिषद ऐसा है, भारत का मसाला इस प्रकार है। देखिए यूरोपीय देश के मतलब इंग्लैंड वाले जो थे, जब भारत में यहाँ व्यापार करना स्टार्ट किए थे तब मसाला का मतलब वो सबको पता चला था। पहले सारा खाना जो खाते थे बॉयल करके खाते थे, लेकिन जब यहाँ पे आए देखे कि यहाँ पे मसाला बहुत टेस्टी है, इसीलिए क्या किए, अब वो सब मसाला का भी यूज करने लगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्या भारत का जो कल्चर है वो कहाँ गया, विश्व में गया, विदेशों में गया। अब क्या भारत से ही सिर्फ कल्चर या सामान जाएगा विदेश, वहाँ का भी कल्चर और सामान यहाँ पे आए। जैसे मान के चलिए जो यूरोपीय यूनानी देश थे, और यूनानी देश से क्या हुआ, यूनानी देश से जो सब था वहाँ पे जो गुम्बद बनाया जाता था, गुरुद्वारा बनाया जाता था, वो सब कहाँ के लोग सीखे, भारत के लोग सीखे, और उसी के आधारित यहाँ पे क्या बनाने लगे, गुम्बद बनाने लगे। तो देखिए सबसे पहले व्यापारिक मार्ग क्या था, स्थल था, उसके बाद क्या बना, समुद्र बना। तो इस तरह से देखिए कि भारत, देखिए इस तरह से भारत क्या हुआ, एक व्यापारिक केंद्र बना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत पहले किस तरह से विश्व के साथ कनेक्ट था। भारत पहले यूरोप के साथ जो व्यापार करता था वो कहाँ से होकर के जाता था, तो वहाँ जाता था अफ्रीका से होते हुए। देखिए अफ्रीका से होते हुए इधर से जाता था और अफ्रीका से होते हुए गुजरता था। लेकिन क्या हुआ, एक स्वेज नहर का खोज हुआ। स्वेज नहर का मतलब जो ये लाल सागर है और भूमध्य सागर है, इसी को काट करके जो नहर बनाया गया उसका नाम क्या है, स्वेज नहर। स्वेज नहर। और स्वेज नहर कब बनाया गया था, तो स्वेज नहर बनाया था 1969 नहीं सॉरी 1869। कब, 1869, क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869, 1869 ईस्वी में। और 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वेज नहर की स्थापना हुआ था। क्योंकि हमको लगता है कि सब धरा करा था कि पता चल गया था नहीं गांधी जी आने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घूमेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, अनेक अनेक देशों में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देते ताकि जाने में जल्दी सहूलियत हो। तो इसी तरह क्या मतलब ये कहना याद करने का तरीका है, मान के चलिए 1869 आपको भूल जाते हैं तो गांधी जी का जन्मदिन तो आपको लगभग आधी रहेगा। तो कब था, तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर की स्थापना हुआ था, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या किया था, यहाँ से पास किया था। मतलब यहाँ से जब काट करके बनाया गया, अरे किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था। तो स्वेज नहर किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था। और इस अब जब यहाँ से अब डिस्टेंस कवर करने लगा, जब अफ्रीका होते हुए नहीं जाने लगा, अब इधर ही से पास होने लगा, तो कितना डिस्टेंस का बचत हुआ, तो 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर डिस्टेंस क्या अब कम तय होने लगा। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, उत्तर, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और ये क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम। तो देखिए भारत का पड़ोसी देश, पड़ोसी देश मतलब क्या होता है, जो भारत से पड़ोस में, भारत के पड़ोस मतलब आपका पड़ोसी कोई घर होगा ना, जैसे आपका पड़ोसी में कौन रहता है, तो जो आपका बगल में रहते हैं उसी को बोलिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा देश है, तो यहाँ पे है पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन सा है, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। अब देखिए ये दोनों कौन सा प्लेस पे, तो देखिए कौन सा है, उत्तर और पश्चिम, मतलब कौन, उत्तर और पश्चिम। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में जो सीमा बनाते हैं वो कौन सा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब देखते हैं कि भारत के उत्तर में कौन कौन सा पड़ोसी देश है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है कौन है, चीन है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नेपाल। यहाँ पे कौन सा है, भूटान। तो उत्तर में कौन कौन 3 देश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। इस कंट्री का हम एक ट्रिक भी देंगे, जो कि उस ट्रिक से आप लोग को सारा कंट्री लर्न हो जाएगा जो भारत के पड़ोसी देश है। यहाँ पे एक, अब ये कौन सा हो गया, पूर्व हो गया कि इधर पूर्व है। तो यहाँ पे 2 देश है, यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश, और ये यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार। इसके अलावा भारत का 2 समुद्री देश भी है। एक यहाँ पे कौन सा है, श्रीलंका है, श्रीलंका। और यहाँ पे एक कौन सा है, तो यहाँ पे है एक मालदीव, मालदीव, मालदीव। तो देखिए मालदीव कहाँ है, तो मालदीव जो है लक्षद्वीप के कहाँ पे है, दक्षिण में है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है। और यहाँ पे कौन सा है, श्रीलंका है। ये दोनों कौन सा है, ये पड़ोसी नहीं है, ये कौन सा है, समुद्री देश है, मतलब समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत और श्रीलंका जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्ट है, तो पाक जल संधि से। जल संधि क्या होता है, तो वैसा 2 जल को जोड़ने वाला प्लेस। देखिए मान के चलिए इधर इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये श्रीलंका हो गया। और इंडिया और श्रीलंका मिल करके क्या कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका का मिल करके एक इधर का ओशियन को जोड़ रहा है, एक इधर को, उधर का ओशियन को ऐड कर रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, जल संधि बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि भारत में टोटल कितना स्टेट है, तो भारत में टोटल 28 स्टेट है। पहले कितना था, 29 था। 29 में से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब यहाँ पे कितना केंद्र शासित हो गया, 2, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहले देखिए आपका अगर पुराना बुक होगा तो उसमें कितना लिखा होगा, 29 स्टेट है और कितना, 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो कितना है, तो 28 स्टेट है। और पहले यूनियन केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 7 में से 2 बना अभी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितना हो गया था, 9। लेकिन 9 में से एक फिर से 2 यूनियन टेरिटरी को मिला करके एक बना दिया गया। जैसे यहाँ पे एक दमन द्वीप है और एक दादरा नगर हवेली है, ये दोनों को मिला करके एक ही में शामिल कर दिया गया है। तो अब क्या इसका नाम हो गया, दमन द्वीप एंड दादरा नगर हवेली। तो 7 से कितना हुआ था, 9, 9 से फिर एक घट गया तो कितना हो गया, 8। तो 28 स्टेट है और 8 कितना है, 8 क्या है, तो 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोई ट्रिक है देश याद करने का। तो देखिए एक ट्रिक है, क्या है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, मतलब हम MBA कब किए, जब बचपन में थे, मतलब जब छोटा थे तभी हम लोग क्या कर लिए, MBA कर लिए। बा से क्या हो गया, बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ये से क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो ये देखिए कितना कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कंट्री था। इसे हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए मैप में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, पाकिस्तान। देखिए थोड़ा सा बाउंड्री शेयर कर रहा है कौन सा, अफगानिस्तान। तो ये कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए ये चीन, चीन के नीचे देखिए नेपाल, भूटान, और इधर म्यांमार, उसके इधर क्या हो गया, बांग्लादेश। तो ये क्या हो गया कि कौन कौन सा देश भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पॉइंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे रेड कलर का एक बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इसको जितना भी क्वेश्चन आंसर है या जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नीचे बॉक्स में जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट बच गया, जो इस चैप्टर में कवर नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत आकार और स्थिति का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए, अगर इसका थ्योरी पार्ट आप नहीं देखे होंगे, मतलब इसका चैप्टर हम पूरा पढ़ा चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो इसमें तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा भारत में। तो यहाँ पे देखिए, ये कौन सा राज्य हो जाएगा। गुजरात से गुजरती है। यहाँ पे राजस्थान से थोड़ा सा टच करता है। उसके बाद यहाँ पे एमपी है, एमपी से टच करता है। छत्तीसगढ़ से टच करता है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड से टच करता है। पश्चिम बंगाल से टच करता है। यहाँ त्रिपुरा से टच करता है और मिजोरम से टच करता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में क्या है, का नंबर ऑप्शन में है राजस्थान, खा नंबर ऑप्शन में उड़ीसा, गा नंबर छत्तीसगढ़ और घा नंबर त्रिपुरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि देखिए उड़ीसा कहाँ पे है, तो उड़ीसा यहाँ पे है और ये कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। क्या भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पूर्व किधर होता है, तो कॉपी में या बोर्ड में पूर्व जो होता है ना, ये राइट हैंड साइड तरफ होता है। किधर, दाहिना हाथ की ओर क्या होता है, पूर्व। तो ये यहाँ पे क्या बोला, कौन सा पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है सबसे पूर्व से। तो ये देशांतर रेखा का नाम क्या है। तो इस देशांतर रेखा कितना डिग्री पे है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। क्या 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। का में क्या दिया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। खा में क्या दिया हुआ है, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व। गा में क्या दिया हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। घा में क्या दिया हुआ है, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब गा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। गा नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। कौन कौन सा स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पे हो जाएगा, ये रहा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद कौन सा स्टेट बोल रहा है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सिक्किम। ये सब स्टेट कौन सा देश को टच करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा देश है, नेपाल। तो किसको टच करता है, नेपाल को टच करता है। अब हम लोग 4 में देखते हैं क्या बोला है। ग्रीष्मकाल में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप गर्मी छुट्टी में कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जानना होगा कि कौन कौन सा हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग तो जानते हैं कि कितना है, 8 है। अभी आगे उसका भी जिक्र है कौन कौन सा 8 है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा 8 है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कवारती, जो कि केंद्र शासित प्रदेश। आप पढ़िएगा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे कवारती नहीं आएगा। जब तक उसका राजधानी नहीं पढ़िएगा तब तक आप कवारती के बारे में नहीं जान पाइएगा। और कवारती किसका राजधानी है, तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और इसी लक्षद्वीप का केंद्र राजधानी कहाँ पे है, कवारती। तो पूछा गया है कि आप गर्मी छुट्टी में अगर कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, पुदुचेरी। सेकेंड नंबर में क्या है, लक्षद्वीप। थर्ड नंबर में अंडमान निकोबार। 4 नंबर में दमन द्वीप। तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। खा नंबर ऑप्शन। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोला, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है।
क्या बोला जा रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो ऐसा देश में रहता है जिसका सीमा मतलब क्या होता है, जिसका बाउंड्री जो भारत से सटा हुआ नहीं। जैसे देखिए पाकिस्तान भारत से सटा हुआ है, नेपाल भारत से सटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सीमा बना रही है। लेकिन ये बोला कि मेरा दोस्त ऐसा देश में रहता है जो बाउंड्री नहीं बनाता है, मतलब जो भारत से सटा हुआ नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, भूटान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, नेपाल है। तो देखिए नेपाल भी सटा हुआ है, भूटान भी सटा हुआ है, बांग्लादेश भी सटा हुआ है, तजाकिस्तान तो यहाँ दिख भी नहीं रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इधर है, इसीलिए क्या करता है, भारत के साथ सटा हुआ नहीं है। तो उसका दोस्त कहाँ का होगा, तजाकिस्तान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शनल था जिसमें से इतना क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए ठीक से। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम पूछा है और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम पूछा है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ होगा जहाँ पे भारत का नक्शा बनाया होगा, वहाँ पे देखिए वहाँ पे नीचे लिखा होगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किस में है, बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है सो किस में है, अरब सागर में। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद पूछा इस क्वेश्चन में कि इसमें दो द्वीपीय देश भी के नाम भी बताएं। तो दो द्वीपीय देश का नाम कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो जाएगा, एक श्रीलंका, और यहाँ पे एक और देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा दो द्वीपीय देश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्या, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अगर इसका आप थ्योरी पार्ट किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा आसानी से, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हम मैप से समझते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो हम एक बार ऐसा ही बता देते हैं रफली। देखिए सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, रूस है। दूसरा नंबर में जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, कनाडा। तीसरा नंबर में अमेरिका। चौथा नंबर में चीन। पांचवा नंबर में हो जाएगा ब्राज़ील। छठा नंबर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर में आता है भारत। तो भारत से बड़ा 6 देश कौन कौन सा था वो हम लोग देख लिए। एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक मैप दिख रहा होगा, देखिए उधर कौन सा हो जाएगा, उधर हो जाएगा रूस। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर में कौन सा हो जाएगा, कनाडा। कनाडा का जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका से फिर चल जाइए कहाँ पे, वही साइड चीन। फिर इधर आ जाइए ब्राज़ील। फिर उधर चल जाइए, उधर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिर लास्ट में क्या आता है, इंडिया। तो ये था भारत से बड़े 6 देशों के नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी, क्या बोला, उत्तर पश्चिमी। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तर क्या होता है, पूरब किसे बोला जाता है, पश्चिम किसे बोला जाता है। तो आप कॉपी में लिख रहे होंगे ना, उस कॉपी में जो राइट साइड होता है उसे बोला जाता है पूर्व। क्या बोला जाता है, पूर्व बोला जाता है। और जब ये पूर्व हो गया तो इसी का विपरीत क्या होता है, पश्चिम। तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर। और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उत्तर और पश्चिम, क्या, उत्तर और पश्चिम। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम दोनों बोला जा रहा है। उत्तर बोलता तो ये हो जाता, पश्चिम बोलता तो ये हो जाता, और उत्तर पश्चिम बोला तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ पे देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इधर हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में कौन कौन सा देश है, एक पाकिस्तान है। और यहाँ पे एक बाउंड्री शेयर करता है कौन, अफगानिस्तान। कौन,
अफगानिस्तान। कौन सा देश बाउंड्री शेयर करता है? अफगानिस्तान। तब उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पूछा कि उत्तर में कौन कौन सा हमारे पड़ोसी देश है। अब उत्तर देखिए, उत्तर ये हो गया। अब इधर कौन कौन सा हो जाएगा? नेपाल है, नेपाल के अलावा भूटान है, भूटान के अलावा यहाँ पे कौन सा है? चीन है, जिसे तिब्बत भी बोला जाता है, क्योंकि पहले तिब्बत ही सटा हुआ था किससे? भारत से। लेकिन तिब्बत अभी चीन कब्जा कर लिया है तिब्बत पे, तो ये क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो उत्तर में कौन कौन सा 3 देश आया? नेपाल, भूटान और चीन। अब कहाँ पूछा है? तो अब पूर्वी पड़ोसी देश का नाम पूछा है। तो पूर्व में पड़ोसी देश कौन कौन सा है? 2 है। एक यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। तो म्यांमार और बांग्लादेश, इसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो समझा रहे उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आंसर कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो हम बताएंगे, तो अभी क्वेश्चन आंसर पे मेनली फोकस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए कि कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरता है, उसका नाम भी लिख लिए थे हम लोग, तो इसको अब फिर से तो करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ठीक से समझना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी पी लीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाता है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात, गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे है। गुजरात के पश्चिमी भाग, क्या? गुजरात के पश्चिमी भाग, तो गुजरात के पश्चिमी भाग ये है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटा का अंतर होता है। क्या? 2 घंटा का अंतर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर 6 बजे सुबह होता है तो यहाँ 8 बजे सुबह होगा। क्या? 2 घंटा का अंतर होता है। क्या होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। लेकिन फिर और क्या बोला है कि लेकिन 2 घंटा के अंतर तो होता है, लेकिन घड़ी जब देखते हैं तो यहाँ भी वही टाइम बज रहा होता है, यहाँ भी वही टाइम बज रहा होता है। ऐसा कैसे होता है वो आप समझाइए। तो ये क्वेश्चन था। तो देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसको रफ कर लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा से समझना होगा आप लोग को। तो देखिए हम लोग जब थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़े थे? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश रेखा था, तो यहाँ अक्षांश रेखा का नाम कितना था? तो यहाँ जो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। और ये दोनों अक्षांश रेखा के बीच में कितना का गैप है? तो इसमें लगभग 30 अक्षांश रेखा इसमें खींचा गया है। और 30 अक्षांश रेखा, कितना? 30 अक्षांश रेखा। और एक अक्षांश रेखा को पास करने में, मतलब ये इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा तक सन को जाने में कितना टाइम लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 4 मिनट कैसे लगता है वो भी हम समझते हैं। देखिए पूरा क्या है? ग्लोब, अच्छा एक सेकेंड हम समझाते हैं। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये हो गया पूरा अर्थ। और ये अर्थ कितना देर में रोटेट करता है? ये अर्थ जो है सो एक रोटेशन, एक घूर्णन, मतलब एक बार घूम लेता है कितना देर में? तो 24 घंटा में। कितना? 24 घंटा में। और ये 24 घंटा में कितना घूम लेता है? तो पूरा सर्कल कवर कर लेता है। ये पूरा सर्कल घूम लेता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा सर्कल घूम करके फिर से यहाँ आ गया। और एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए 360 डिग्री कवर करने में, क्या 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? तो 24 घंटा लगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाता है? 4 छक्के 24 और 4 9 36। 6 से काटेंगे 90 को तो कितना? 15 बार में कट जाएगा। तो 1 घंटा में कितना? 1 आवर में कितना? 15 डिग्री मूव करेगा। क्या 1 घंटा में सन कितना मूव करेगा? 15 डिग्री।
कहने का मतलब क्या हुआ, 15 अक्षांश रेखा को मूव कर जाएगा सन। तो यहाँ से 15 अक्षांश रेखा को मूव कर जाएगा, मान के चलिए यहाँ 1 2 3 यहाँ तक चल जाएगा। तो जो सन है, क्या जो सन है, तो यहाँ से मूव किया, अर्थ मूव किया, अर्थ मूव करके यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। क्योंकि देखिए टोटल कितना अक्षांश है, 30 है, 30 में 15 कितना देर में करेगा, 1 घंटा में करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये सन है, क्या सन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, अब इंडिया है, अब यहाँ से इंडिया मूव करेगा और यहाँ तक आने में, यहाँ से जो 15 अक्षांश होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, सन को यहाँ से यहाँ तक देखने में, जैसे अभी शुरू में सन कौन देख रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से धीरे धीरे ऐसे मूव होने लगा अर्थ, तो यहाँ तक आने में, जैसे 15 अक्षांश जहाँ वहाँ तक आने में पृथ्वी को कितना लगा, 1 घंटा टाइम लगा। कितना, 1 घंटा टाइम लगा। और फिर 1 घंटा और आने में यहाँ तक लगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना का अंतर हो जाता है, 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कितना का अंतर हो जाता है, 2 घंटा का। क्योंकि देखिए 15 अक्षांश आने में कितना, 15 अक्षांश रेखा को मूव करने में 1 घंटा का टाइम लगता है, और 30 अक्षांश टोटल है तो मूव करने में कितना लगेगा, 2 घंटा का टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर 8 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पे 10 बजे होगा, यहाँ पे 2 घंटा पीछे होगा। 2 घंटा पीछे क्यों देखेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो सन को देख पाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के लोग देख पाते हैं, इसीलिए ये 2 घंटा पहले सुबह हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि अगर 2 घंटा पहले सुबह हो जाता है, 2 घंटा ये पीछे है, लेकिन घड़ी एक टाइम समय दिखाता है। जैसे यहाँ भी 10 बज रहा होगा तो यहाँ भी 10 बज रहा होगा। ये कैसे होता है, जब हम देखें अभी कि यहाँ से ये 2 घंटा पीछे है, यहाँ से ये 2 घंटा पीछे है, तो एक समय कैसे दिखाता है। तो भारत में जो है सो समय जो माना गया है वो कहाँ से माना गया है, तो यहाँ से माना गया है। इधर से 15 पीछे आ गया और इधर से 15 आगे आ गया, तो जो बीच में हुआ वहीं से समय माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो यहाँ से इसीलिए माना गया है कि बोला गया है कि ना आप लोग को कोई दिक्कत हो, ना इन लोग को कोई दिक्कत हो, आप 1 घंटा और पीछे आ जाइए और 1 घंटा आगे खींचा जाइए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, और यहीं से समय आप मिला लीजिए। मतलब यहाँ जितना बज रहा होगा वहाँ आप भी सेट कर लीजिएगा अपना घड़ी में, और ये भी सेट कर लेंगे अपना घड़ी में, ताकि दिक्कत ना हो कि मेरे पास 7 बजा है और आपके पास 5 बजा है। तो इसीलिए क्या होता है कि घड़ी का समय एक जैसा दिखाता है। तो हम मैं समझे क्या कि घड़ी क्यों एक जैसा दिखाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन था मेनली, क्या कि क्यों 2 घंटा का अंतर होता है और एक जैसा समय कैसे दिखाता है, क्योंकि यहाँ से सेट किया गया है घड़ी को। अब लेकिन देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, यहाँ क्या चीज़ का अंतर होता है 2 घंटा, हम वो समझाते हैं अच्छा से। यहाँ पे जो होता है ना, सुबह हो जाता है 6 बजे। क्या सुबह, कहने का मतलब यहाँ पे सन दिखाई दिया 6 बजे, तो यहाँ पे सन दिखाई देगा 8 बजे। क्या सन दिखाई देगा 8 बजे, लेकिन जिस टाइम यहाँ पे 6 बज रहा होगा ना, यहाँ भी 6 ही बजेगा, सिर्फ सन यहाँ पे 8 बजे दिखाई देगा। बस यही आप लोग को समझना है। तो ये था क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, जो आप देखिए क्या है क्वेश्चन, कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। क्या बोला कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस तरह लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए हिंद महासागर है कहाँ, तो हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर यहाँ है। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से भारत को क्या लाभ हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन का थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो आप तो अपने से लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिए क्या लिखिएगा। तो देखिए भारत जो है ना प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब बहुत पहले से ही, भारत जो है सो बहुत पहले से ही इसका लाभ उठाता रहा है। पहले जो था से पहले दर्रा से भी क्या होता था, व्यापार वगैरह होता था, लेकिन जब हिंद महासागर से व्यापार होने लगा तो व्यापार किससे होने लगा, इधर जो देश है, तो इधर कौन सा देश है, तो इधर अलग क्या है, अलग महादेश है। जैसे यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर ईस्ट एशिया हो जाएगा,
और इधर से फिर हम चल जाएंगे यूरोप भी चल जाएंगे। तो इधर से क्या होने लगा, जब यहाँ पे केंद्रीय स्थिति हो गया हिंद महासागर में भारत की, तो भारत से क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। व्यापार क्यों होने लगा, क्योंकि ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर है तो वहाँ पे क्या है, पानी है, और पानी है तो वहाँ पे क्या आएगी, नाव आएगी। अब नाव आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, व्यापार होगा कि नहीं, व्यापार होगा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि भारत के केंद्रीय स्थिति से भारत को बहुत बड़ा लाभ मिला है। समुद्र मार्ग होते हुए जब व्यापार होने लगा तो क्या वहाँ संस्कृति यहाँ नहीं आएगा, वहाँ का संस्कृति आया, वहाँ का कुछ सम्मान आया, वहाँ का कुछ ज्ञान आया। जैसे यहाँ से सब यहाँ जो आए व्यापार करने के लिए, वो भारत के जो है रामायण की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, यहाँ पे जो मसाला है, भारत में जो मसाला होता था, उस मसाला का ज्ञान कौन सीखे, अलग देश वाले सीखे, मतलब जो यूरोपीय देश थे, चाहे अन्य जो व्यापार करते थे भारत से, वो सब सीखे। और वहाँ के भी कुछ चीज़ यहाँ के लोग भी सीखे, जैसे गुंबद बनाना, तो ये सब क्या सीखे, भारत के लोग सीखे। तो इसी तरह से केंद्रीय स्थिति प्राप्त होने से भारत को बहुत बड़ा लाभ हुआ। और भारत का नाम पर ही, भारत के नाम पर ही, मतलब हिंदुस्तान के नाम पे ही इस ओशियन का नाम, मतलब इस समुद्र का नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्यों रखा गया, क्योंकि भारत का, देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो सीमा है ना, वो समुद्र से, मतलब ये हिंद महासागर से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका इतना बड़ा सीमा हिंद महासागर से लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर नाम रखा गया है, भारत के नाम पर ही। तो ये था इसका क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग को कहाँ से मिलेगा। और इसमें एक और क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है जो मैप स्किल है, तो मैप स्किल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब समझते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा। तो नोट्स मिलेगा, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मतलब इस पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ताकि वो आपका हो सके। नहीं तो क्वेश्चन में डाउनलोड कीजिएगा, हो सके कि कुछ दिन के बाद फॉर्मेट हो जाए, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, उसको डाउनलोड करके और लिख भी लीजिएगा। अब मैप स्किल जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MB जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत आकार और स्थिति का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भारत आकार और स्थिति का पूरा थ्योरी पार्ट पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैप स्किल, जिसको बोला जाता है मानचित्र कौशल, तो मानचित्र कौशल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या बोला गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो सबसे पहले देखिए अरब सागर है कहाँ, तो इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है, और इधर कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उस द्वीप का नाम क्या है, तो लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग देखें कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले देखिए भारतीय उपमहाद्वीप बनता कैसे, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए कोई भी नेचुरल बाउंड्री क्या होता है, जो एक नेचुरल सीमा बन जाता है, उस देश के साथ एक नेचुरल सीमा बन जाता है, वो सीमा कोई बनाता नहीं है, अपने आप बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है, पर्वत है, कौन सा, हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत है। इसे कोई बनाया है, कोई नहीं बनाया है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। क्या, एक नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कौन सा पर्वत हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। और इधर कौन सा पर्वत है, तो इधर हिंदू कुश पर्वत है, जो किधर से पास कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। किधर से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। और इधर से एक और पर्वत पास हुआ है जिसे बोला जाता है आराकाम योमा पर्वत। क्या, आराकाम
रामयोमा पर्वत। तो देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हुआ है, एक नेचुरल बाउंड्री से घिर गया है, और इसी के अंदर जितना भी देश आएगा वो कौन सा देश हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश है वो देश हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा देश आ जाता है, पाकिस्तान, इसमें अफगानिस्तान नहीं आ जाएगा, देखियो क्योंकि अफगानिस्तान क्या है, इस बाउंड्री से बाहर है, तो अफगानिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान के बाद कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, चीन नहीं होगा, क्योंकि देखिए चीन जो है सो किधर है, हिमालय के उस पार है, तो चीन नहीं होगा। और इधर म्यांमार भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस माउंटेन के बाहर है, वो इस पर्वत के बाहर है, तो म्यांमार भी नहीं होगा। इसके अंदर देखिए बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश आएगा कि नहीं, तो ये सब देश मिलके क्या बनाता है, भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है। अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है, इतना देश है तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए इस सब देश में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, इसीलिए इस उपमहाद्वीप का नाम भारत के ही नाम पे रखा गया है, जिसे बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है, 5 देश, 1 2 3 4 5, 5 ही देश आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, क्या कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा भारत के पूरा बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यहाँ पे कौन कौन सा राज्य आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुजरात, यहाँ पे हल्का टच करता है कौन सा, राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो कौन कौन सा स्टेट आता है, 8 स्टेट आता है, 8 राज्य आता है जो भारत में कर्क रेखा से होकर के गुजरता है। इसका एक ट्रिक भी है, क्या, झार गमछा मित्र पे, देखिए झा से झारखंड, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल। तो इसका ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं तो ट्रिक से लर्न कीजिए, लेकिन अगर आप मैप से याद करते तो आप कभी नहीं भूलिएगा, तो आप मैप से बेहतर है कि मैप ही से लर्न कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, क्या भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, क्या भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो सबसे पहले देखिए भारत का उत्तर है कहाँ, इधर क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो सबसे उत्तरी अक्षांश यही है। और यहाँ से कौन सा अक्षांश पास करता है, तो यहाँ पे जो अक्षांश पास करता है उसका नाम क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यंशों में भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, क्या दक्षिणी अक्षांश। अब दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो जाएगा, तो ये उत्तर था, तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। और यहाँ पे जो दक्षिणी अक्षांश है इसका कौन सा एंगल है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, क्या बोला जा रहा है, देशांतर। देशांतर किसे बोला जाता है, तो इस लाइन को देशांतर बोला जाता है। इधर क्या बोला जा रहा था, अक्षांश बोला जा रहा था, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब क्या बोला जा रहा है, देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कौन कौन सा होगा वो बताना है। तो ये पश्चिमी देशांतर कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये था पश्चिमी और पूर्वी देशांतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का, देखिए इसमें जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है कि वह कौन सा प्लेस है जो 3 सागर में डूबा हुआ है, क्या 3 सागर से घिरा हुआ है। तो वह कौन सा प्लेस है जो 3 सागर से घिरा हुआ है, तो यहाँ जो प्लेस होगा वही ना घिरा होगा। इधर कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, तो अरब सागर है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो इस प्लेस का नाम क्या है, कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी
3 सागर से घिरा हुआ है। अब न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो न्यू एनसीईआरटी में बोला गया है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है। क्या? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु ये हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। और दक्षिण में यहाँ पे कौन सा प्लेस है, तो ये कौन सा है, कन्याकुमारी। तो ये भी क्या है, कन्याकुमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य का है। तटरेखा, क्या? तटरेखा। अब तटरेखा होता क्या है, तो देखिए ये जो रेखा होता है वो स्थलीय रेखा होता है, स्थलीय सीमा होता है। लेकिन जो समुद्र से जो स्टेट शेयर करता है अपना बाउंड्री, अपना सीमा शेयर करता है, तो उसे तट रेखा बोला जाता है। और कौन सा स्टेट है, जैसे यहाँ पे भी कुछ कोई स्टेट होगा, यहाँ भी कोई स्टेट होगा, यहाँ भी कोई स्टेट होगा, तो पूरा ये जो स्टेट है सबसे लंबा जो सीमा बनाता है समुद्र के साथ, उस स्टेट का नाम बताना है। तो जो गुजरात है वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है किससे, समुद्र से। तो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। क्या? भारत और श्रीलंका। तो देखिए भारत ये है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, तो श्रीलंका है, और ये क्या है, भारत। और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उस जल संधि का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक जल संधि है। जल संधि किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए इधर का जल और इधर का जल जब मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोनों का जल, तो उसे क्या बोला जाता है, जल संधि। और इस जल संधि का नाम क्या है, तो पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि। तो क्या है, पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उस जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। क्या? भारत के केंद्र शासित क्षेत्र मतलब भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। तभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है। इससे पहले कितना था, 7 था। उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जब राज्य के श्रेणी से हट गया तो वहाँ पे 2 केंद्र शासित बनाया गया। 2 केंद्र शासित कौन कौन से बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितना हो गया, 9। लेकिन 9 में से एक फिर से मर्ज कर दिया गया। दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला करके एक बना दिया गया। अभी वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे दिल्ली, और इसी के बगल में क्या है, पांडिचेरी। और यहाँ पे देखिए दमन दीप और दादरा नगर हवेली था। यहाँ पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को मिला करके एक में कर दिया गया है। और दोनों का नाम, अब एक का नाम क्या हो गया, दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली। इसके अलावा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 6ठा नंबर में लक्षद्वीप, 7वां नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक लास्ट बच जाता है पुदुचेरी। क्या, पुदुचेरी। तो यहाँ पे क्या है, पुदुचेरी। तो ये था 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।